अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। इस तेवर की अग्नि परीक्षा की तैयारी का आखिरी साल है 2026। योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना, योगी होकर के झूठ बोलते हैं। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी है यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। और योगी के तेवर का जवाब देने के लिए बेताब अखिलेश यादव के लिए भी अपनी रणनीति और तैयारी का आखिरी साल है 2026। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। कम से कम कुछ सीखा तो सही समाजवादियों से कि लोक भवन का नाम भी उन्होंने अपने भवनों का लोगो भवन रखा है। तो 2026 ये तय करेगा कि कौन किस पर बीस पड़ेगा और किसके नाम लिखा जाएगा 2027। बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था। माफिया राज प्रदेश के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत 2026 के रुख से साफ हो जाएगा कि 2027 में किसका होगा उत्तर प्रदेश। योगी हैट्रिक लगाएंगे या सत्ता हासिल करेंगे अखिलेश। नमस्कार। साल 2025 अब यादों के साए में डूबने जा रहा है। 2026 का स्वागत करने के लिए दुनिया मचलने लगी है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लिए 2026 के मायने क्या है। ये सवाल अब से ही उत्तर प्रदेश के सियासी आसमान में घुमड़ रहा है कि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश किसका होगा। फिलहाल तो दो ही दावेदार दिख रहे हैं। पहले दावेदार 53 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, तो दूसरे दावेदार 52 साल के अखिलेश यादव। दोनों हम उम्र हैं। दोनों के लिए 2026 का संघर्ष राजनीतिक तौर पर जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि 27 का चुनाव योगी के लिए राजनीतिक भविष्य का सवाल होगा और अखिलेश यादव के लिए सियासी वजूद का। दो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि शानदार बहुमत का नेता कौन होगा। सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। कई दिनों की उहापोह और असमंजस का बादल जब छटा तो योगी आदित्यनाथ प्रकट हुए। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जगमगाने वाला नया सूरज। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसके बाद यूपी पिछले करीब 9 साल से एक ही मुख्यमंत्री को देखने का आदी हो चुका है। – 2026 की तैयारियों और जन भावनाओं पर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर कैसा संदेश आएगा और फिर योगी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या नहीं। वे अकेले आए या साथ में आए, यूपी में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी उनको बार बार खारिज कर चुका है और अब उनके लिए कोई स्कोप है नहीं, कहीं नहीं बचा हुआ है। जी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता और चुनाव के खिलाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन जब बात होती है कि बीजेपी को चुनौती कौन दे सकता है, तो आज की तारीख में एक पार्टी सबसे अहम दिखती है और वो है समाजवादी पार्टी। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के भी कोर वोटर उसके साथ जुड़े दिखते हैं और पिछले कुछ दिनों से मायावती भी सक्रिय होने लगी है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। मायावती के निशाने पर अखिलेश यादव है। इससे इतना तो साफ लगता है कि अखिलेश और मायावती के बीच मिलाप की उम्मीदें नहीं दिखती। यानी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है, लेकिन इस त्रिकोण में 2 कोण ही अहम हैं, एक योगी आदित्यनाथ का और दूसरा अखिलेश यादव का। तो सवाल है कि योगी और अखिलेश के बीच लड़ाई की बुनियाद क्या है? आखिर किस आधार पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए इन दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि और राजनीतिक तेवर को समझना होगा। योगी आदित्यनाथ संघर्षों में तब कर चमके हैं तो अखिलेश यादव को सत्ता की राजनीति अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिली। योगी आदित्यनाथ साधारण परिवार से निकले हैं, जिनके पिता आनंद सिंह बेस्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। वहीं अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार देश के रक्षा मंत्री। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का आधार हिंदुत्व है, तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति का आधार पीडीए को मानते हैं। योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा को सामाजिक आधार मानते हैं, तो अखिलेश यादव धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और इन्हीं आधारों पर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर राजनीतिक हमले होते हैं। स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। हमारी संस्कृति और जो हमारे भारत की पहचान रही है कि हम सब मिल के रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी ताकत के लोगों ने कोई भी प्रयास किया हो, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रह करके इस देश को मजबूत बनाने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अगला चुनाव 2027 के फरवरी-मार्च के महीने में होने का अनुमान है, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ा दी है। ये हलचल अगले साल
यानी 2026 में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों से और बढ़ेगी। लेकिन इन सभी चुनावों से गुजरते हुए भी सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की तकदीर भी तय करता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अहमियत काफी बढ़ जाती है। हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान राष्ट्रीय नेता की हो जाती है। इसीलिए अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक के भी एक अहम नेता हैं। उनके समर्थक अक्सर ये मांग करते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाया जाए। उसी तरह दूसरे राज्यों के भी बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल उनको बुलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश की जब ये पहचान बन गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं। योगी के पास लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, तो बीजेपी जैसे सबसे बड़े दल से जुड़े होने के कारण भी उनकी हैसियत काफी बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ को दुनिया ने तब जाना जब गोरखधाम पीठ के महंत अवैधनाथ ने 3 दशक पहले इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। गोरखनाथ की महिमा ही योगी आदित्यनाथ की पहली सार्वजनिक पहचान बनी। वो पहचान बीजेपी से तब जुड़ गई जब 1998 में वो गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक गोरखपुर से सांसद बने रहे। साल 2027 के चुनाव में जब बीजेपी उतरेगी तो उसके पास योगी के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिनके पास सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ बदलाव का एक प्रतीक बन चुके हैं। खासकर कानून व्यवस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का चला बुलडोजर दूसरे राज्यों में कानून का राज कायम रखने का जरिया बन गया। एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता राज्य में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करना था। अब ऐसा काम बगैर कठोर कदम उठाए नहीं हो सकता। इसीलिए जब गैर कानूनी कब्जों पर बुलडोजर चला तो उसकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन उसी वक्त आम लोगों ने राहत की सांस ली, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ती गई। अब बिहार में जैसे ही नीतीश सरकार बनी, वहां भी कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए बुलडोजर चलने लगा है। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल उठा था। तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर काफी सवाल उठाए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे,
रंग बदल के अपना काम बताते थे। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। अखिलेश यादव को लगता था कि बुलडोजर चलने से लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो हो गया उल्टा। उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलडोजर पर ज्यादा भरोसा दिखा और उसको उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था का पर्याय माना। 2026 अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ नई संभावनाओं की मांग करता है तो इससे पहले 9 सालों में उनके किए गए कामों की समीक्षा भी करेगा। योगी सरकार में गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया। आधी आबादी यानी महिलाओं की बेहतरी के लिए अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिए गए। सड़कों का जाल बिछाया गया, बिजली की रोशन व्यवस्था हुई, स्वास्थ्य के लिए कई नई सुविधाएं शुरू हुई, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किया गया और सनातन परंपरा पर पूरा जोर दिया गया। उस सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर है, जिस पर धर्म ध्वजा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराई। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां लगातार योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ये साफ करती है कि भगवान राम की सांस्कृतिक पहचान बीजेपी और योगी सरकार के लिए कितनी अहम है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दिवाली उत्सव शुरू कर दिया और वो खुद तय करते हैं कि उस दिन अयोध्या में जरूर रहें। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। अयोध्या में राम मंदिर को जन सामान्य के लिए 22 जनवरी 2024 को खोला गया। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का मसला था। मंच की ओर से आपका अभिवादन किया गया। लेकिन मंदिर के लोकार्पण के तुरंत बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे थे। राम मंदिर के भव्य निर्माण से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा नहीं दिखा। न सिर्फ बीजेपी 33 सीटों पर आ गई, बल्कि एक पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उससे आगे बढ़ गई। पूरे देश में भी देखें तो 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 240 पर आ गई। और इन सब के बीच जिस अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, वहां भी बीजेपी चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी के
अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। विपक्ष को बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलने और चुटकी लेने का मौका मिल गया। अयोध्या में बीजेपी की हार को ही विपक्ष ने देश में बीजेपी की हार बताना शुरू कर दिया। अब सवाल था, क्या अयोध्या चुनावी राजनीति का वो लिटमस टेस्ट है जिसमें जीत या हार से देश की राजनीति का निर्धारण होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका हिसाब बराबर करने का मौका कुछ दिनों में ही हुए उपचुनाव में मिल गया। जिस मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद सांसद बनने से पहले विधायक थे, उस पर उपचुनाव हुआ। उसमें बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का फासला लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत के फासले से भी ज्यादा था। उस हार से विपक्ष की उम्मीदों को इतना तेज झटका लगा कि अवधेश प्रसाद तो फूट फूट कर रोने लगे। अवधेश प्रसाद के लिए लोकसभा चुनाव में मिली खुशी के आंसू चंद महीनों में ही मिल्कीपुर उपचुनाव की हार से गम के आंसुओं में बदल गए। इससे साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ के नाम का जादू आज भी कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या दिल है तो भगवान राम उस दिल में बसने वाली सबसे पवित्र मूरत। इसीलिए उनके कदम अनायास अयोध्या की तरफ बढ़ जाते हैं। योगी ने भगवान राम की जन्मभूमि को आस्था और आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य हैं तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी। साल 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर यहां बना, बीजेपी की कोशिशों से बना, फिर भी वहां बीजेपी हार गई। उस हार का हिसाब उपचुनाव में तो चुक गया, लेकिन अब बात 2027 की है कि तब अयोध्या योगी की तरफ जाएगी या फिर अखिलेश यादव की तरफ। जहां अखिलेश यादव सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्शन से ये बताने की कोशिश की कि सामाजिक समरसता के लिए कानून का राज जरूरी है। जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, तब योगी का बुलडोजर गरजा। जब बच्चियों के खिलाफ जघन्य हमले हुए तो आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले। उसी तरह मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया सरगनाओं की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों, दुकानों और मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। उसी तरह बिना नक्शा पास किए बनाए गए अवैध निर्माणों जैसे कि बारात घर को भी बुलडोजर से तोड़ा गया। एक अनुमान के मुताबिक इस कार्रवाई से करीब 67,000 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। उन जमीनों पर योगी सरकार ने गरीबों के घर बनवाए और बच्चों को खेलने के लिए मैदान दिए। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जा किए हुए जमीन पर बना गरीबों के लिए ये आशियाना योगी आदित्यनाथ के पराक्रम को दिखाता है। साथ ही ये भी बताता है कि चाहे कोई मुख्तार बने या अतीक, योगी के प्रशासन का प्रताप सबको मिट्टी में मिला देना जानता है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लुगरगंज में आज जिस आवासीय प्रकल्प का लोकार्पण हुआ, उनमें से कुछ की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रदान की और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी वितरण का अनुरोध। अभी शांति और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहता हूं, इसलिए हम इस माफिया को
यह है कि गुड्डू मुस्लिम किसने सोचा होगा कि जिस अतीक अहमद के नाम से खौफ की घंटी बजती है, उसको सरेआम गोली मार दी जाएगी। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में 3 हमलावरों ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की हत्या तब कर दी जब उन्हें पुलिस घेरे के बीच नियमित मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठे कि आखिर पुलिस सुरक्षा के बीच कैसे 3 हमलावर आए और 2 लोगों को मारकर चले गए। मुस्लिम आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता, जहां अस्पताल में पहुंचे हैं, तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? एक तरफ अतीक अहमद और उसके भाई की शूटरों ने खुलेआम हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी की मौत जेल के अंदर हो गई। इससे योगी सरकार निशाने पर आई, लेकिन योगी विचलित होते हुए नहीं दिखे, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना था कि जो कानून को अपने हाथ में लेकर घूमते थे, वो गले में जान बचाने की गुहार लगाने वाली तख्ती लटकाकर घूमने लगे। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। एक वक्त था जब तब तोड़ फोड़ की घटनाएं होती थी। सड़क पर उतरकर असामाजिक तत्व सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे। योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया कि जो दंगा करेगा वो डंडा पाएगा, जो तोड़फोड़ करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। कानून व्यवस्था की बेहतरी की गलियां विकास की शानदार सड़कों पर जाकर खुलती हैं। इसीलिए योगी राज में जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, वहीं आम लोगों की बेहतरी के इंतजाम भी किए गए। कोरोना काल से ही 14 करोड़ 70 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीबों के लिए 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा शौचालयों के निर्माण किए गए। 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। 56 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई, जबकि जिला मुख्यालयों में 2400 घंटे बिजली की। राज्य में 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से करीब 50 लाख परिवारों को फायदा पहुंचा। उसी तरह 125 नए नगर निकायों का गठन हुआ। 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का काम शुरू हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हुई। उसी तरह जहां 6 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, वहीं 11 पर काम भी चल रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया, जबकि भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान देने वाला राज्य भी यूपी बन चुका है। लेकिन विकास के इन कार्यों के रास्ते में विपक्ष के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल
और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। विपक्ष के आरोपों और हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अक्सर रक्षा कवच बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने योगी के साथ अपनी तस्वीर लगाकर कहा था, योगी हैं उपयोगी। उप अंग्रेजी में लिखा था, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के भाव से भी लिया गया। प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। यूपी के लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। बात 2018 की है। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने के लिए गए तो कांग्रेस नेता और उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से ट्विटर पर उनकी जंग छिड़ गई। उस ट्विटर वॉर की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की तारीफ कर दी कि उनके योगी भी कम खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ट्विटर के खेल में भी अच्छे खिलाड़ियों को परास्त कर देते हैं। ये पीएम मोदी के साथ योगी के रिश्तों की एक झलक भी है। बात सिर्फ ट्विटर की नहीं है, बल्कि सियासी खेल में भी तमाम दिग्गजों को धूल चटाने में योगी माहिर है। तभी तो 2022 में भी जीत हासिल कर ली। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए विकास के साथ विश्वास और भविष्य के साथ परंपरा और विरासत की कड़ियों को जोड़ दिया। इन सब के अलावा काशी, मथुरा से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक दीपोत्सवों के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धार्मिक छवि और मजबूत हुई। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को लेकर विपक्ष की आलोचना भी झेलनी पड़ी, तो विवाद सड़कों पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोकने के कारण भी बढ़ा। और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। राजनीति संभल कर चलती है या नहीं, इसकी परीक्षा संभल में होने वाले दंगे ने बार बार ली। 2024 में एएसआई की तरफ से संभल में कुएं की खुदाई पर हुए दंगे के बाद जब तब हालात तनावग्रस्त होते हैं, 2025 उसी तनाव में गुजरा और 2026 में भी उसकी तपिश महसूस की जा सकती है। एक बार फिर सुर्खियों में सारी चीजें इसलिए हैं कि संदिग्ध कुएं की खुदाई दोबारा शुरू हो गई है। दरअसल संभल में इस प्राचीन कुएं का रिश्ता 1978 के दंगे से भी जुड़ने की बात होती है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ये कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही एक पुराना आरोप भी फिर से चर्चा में आ गया। आरोप लगाया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान इसमें शव को फेंका गया था। कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होते ही लोग एक बार फिर उस घटना को याद कर रहे हैं और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस रहस्यमयी कुएं में कोई पुराना सच दफन है? क्या 1978 के दंगों का इंसाफ उस कुएं की खुदाई से मिलेगा? ताऊ जो थे हमारे मिल ना रहे थे, तो उन्हें देख रहे थे तो वो नहीं मिल पाए। 3-4 दिन के बाद किसी ने आन के खबर करी कि यहाँ पर इसमें धोती है, समझे? तो वो ढूंढा तो वो ताऊ निकले। इतिहास की परतें खुल रही हैं, लेकिन इसके साथ संभल में राजनीति की नई परतें भी खुल रही हैं। लेकिन इनसे ज्यादा सवाल कानून और व्यवस्था का है, जिसको लेकर योगी सरकार की एक पहचान बनी है।
धार्मिक सद्भाव का सवाल कई बार सांप्रदायिक तनाव का सबब भी बन जाता है। वहीं कई बार संवैधानिक काम भी राजनीतिक विग्रहों का शिकार हो जाते हैं। अब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान यानी SIR को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी माहौल गर्मा गया। SIR के बहाने अखिलेश यादव ने कभी चुनाव आयोग को घेरा तो कभी बीजेपी पर सवाल खड़ा किया। वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि घुसपैठियों पर शिकंजा कसा तो उनके शुभचिंतक तिल मिलाने लगे। तो ये जो SIR है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम NDA की सरकार करेगी। SIR पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भड़की हुई हैं। आखिर उत्तर प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसीलिए क्या TMC, क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी सबके सुर एक जैसे हैं। ममता बनर्जी को वोटर लिस्ट में हेर फेर का डर है। अखिलेश यादव ने SIR से निपटने के लिए PDA प्रहरी तैनात किए। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि SIR के बहाने वोट चुराने की साजिश हो रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने साफ किया है कि SIR घुसपैठियों की सफाई की प्रक्रिया है। साफ है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में SIR के सवाल सुलग सकता है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को बिहार की तरह यूपी में भी हार दिख रही है, इसीलिए हाहाकार कर रहा है। बिहार में जैसा अपना हाल होते दिखाई लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव के बुरे हाल के कारण उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अलर्ट मोड में आ गए हैं। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनावों में RJD और कांग्रेस के प्रचार के लिए अखिलेश यादव गए थे और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ भी। वहां भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर 3 लड़के ही आ गए, RJD के तेजस्वी, कांग्रेस के राहुल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ के प्रचार ने रंग दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 123 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इनमें से 106 सीटों पर NDA को शानदार जीत मिली। इनमें भी बीजेपी ने 56 सीटों पर जीत हासिल की तो JDU को 36 सीटों पर कामयाबी मिली। वहीं LJP राम विलास को 10 सीटों पर जीत मिली तो जीतन राम मांझी के हम को 3 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट पर विजय मिली। अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों ही 2027 की कसौटी पर बहुत कुछ दांव पर लगाकर बैठे हैं और उसकी तैयारी का इम्तिहान 2026 लेगा। योगी आदित्यनाथ की वो सत्ता दांव पर लगी है जो 2027 के चुनाव में 10 साल की हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के दांव पर सत्ता की संभावना है। योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कामकाज दांव पर हैं, तो अखिलेश यादव जो उम्मीदें जगा रहे हैं वो दांव पर हैं। योगी आदित्यनाथ के तेवर की परीक्षा होगी कि 2022 जिताने वाले योगी क्या 2027 जिता पाएंगे। तो अखिलेश यादव की विरासत में मिली राजनीतिक पूंजी दांव पर लगी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 2017 के बाद हुए 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों की जीत जाती है।
लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली जीत का सेहरा अखिलेश यादव के सिर पर बंधता है। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 2 पीढ़ियों का फर्क था, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हम उम्र हैं। 50 पार के इन दोनों योद्धाओं की चुनावी रणनीति और 2026 को साधने की कला पर उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति के हिसाब से 2026 चुनावी ट्रैक पर दौड़ लगाने का साल है। जो जितनी तेज लगाएगा दौड़, जो जितना जनता की उम्मीदों पर तेज चलेगा, 2027 में होने वाले चुनावों में उसकी जीत की संभावना उतनी ही मजबूत होगी। अपने अपने ट्रैक पर मुख्यमंत्री योगी भी दौड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी। दोनों के अपने अपने मुद्दे, अपने सवाल हैं और लोगों से अपने लिए संभावनाएं भी। बस देखिए कि यूपी में अगली बार कौन जीतेगा। सत्ता की रेस योगी या अखिलेश।